Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 18 of Norset Mini Mock Test Series. So basically जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें जो MCQ है that is based on oncology. Very important topic. It is something the rank deciding topic and बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं, नहीं पढ़ के जाते हैं. So फर्स्ट मैंने सोचा था कि मैं इसको MRP में इंक्लूड करूंगी दिस oncology, बट नाउ आई रियलाइज कि इससे रिलेटेड मैं आपको MCQ करवा देती हूँ लाइक अप्रॉक्स 100 MCQ बेस्ड ऑन ऑन्कोलॉजी प्योरली. सो आपको लाइक MCQ के साथ साथ आपका टॉपिक भी हो जाएगा. सो टॉपिक भी लाइक आप कॉन्सेप्ट्स भी आपका हो जाएगा एंड साथ ही साथ उससे रिलेटेड आप MCQ भी प्रैक्टिस कर लोगे, राइट. सो अभी जो कंटिन्यूअस लाइक 7 to 8 जो वीडियोस आएगी बेसिकली नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट वो प्योरली हमारा ऑन्कोलॉजी पे बेस्ड होगा. सो प्लीज बी लाइक कंसिस्टेंट रहना आपको अगर आपको ऑन्कोलॉजी पूरा कंप्लीट करना है तो, ठीक है ना. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगेन आई सेड कि दिस इज समथिंग रैंक डिसाइडिंग टॉपिक क्योंकि सब लोग नहीं पढ़ते हैं. तो अगर आप पढ़ के गए हो इससे रिलेटेड एक MCQ भी आ गया, अगर आपने उस MCQ को कर लिया एंड अदर लोग नहीं कर पाए तो इट इज समथिंग कि आपका जो रैंक एकदम जंप हो सकता है. सो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना. सो इससे रिलेटेड हम MCQ सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट MCQ है दैट इज नर्स एंजेला इज असिस्टिंग 55-year-old woman who is being evaluated for possible multiple myeloma. Okay, as part of the diagnostic process, nurse Angela reviews the finding that are typically associated with this condition. Which of the following would be expected in a patient with multiple myeloma? So first of all you should know what is multiple myeloma, right? So multiple myeloma क्या है? It is something the malignancy of the B cell है ना, malignancy of the plasma cell. So multiple myeloma is the malignancy of plasma cell. And I must say if you know then it's very well. अगर आपको नहीं पता है so please add these notes in your छोटी कॉपी, mistake book, whatever book you have made. So please add these points in your book, है ना. It's not like आप just kind of Netflix की तरह वीडियोस देख रहे हो. इससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा, आपको याद रहेगा, आज याद रहेगा, कल तक याद रहेगा, देन ऑन थर्ड डे फोर्थ डे आप भूल जाओगे. सो ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको अच्छे से याद नहीं आएगा, ऐसा लगेगा हाँ पढ़ा तो था, कुछ तो है, बट एग्जैक्ट क्या है वो नहीं आएगा. सो प्लीज एड दिस ऑल द थिंग्स इन योर नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग दैट, ठीक है. सो मल्टीपल माइलोमा इज द मैलिग्नेंसी ऑफ द प्लाज्मा सेल एंड प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है. सो क्या होगा यहाँ पे मैलिग्नेंसी ऑफ प्लाज्मा सेल हुआ है. सो क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन, मतलब एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज दैट इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होगा, ठीक है ना. सो एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन किसका होगा? दैट इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का ओवर प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या क्या फॉर्म होगा? इसमें एक फीचर्स देखने को मिलेगा जिसका निमोनिक आप क्या याद कर सकते हो? Crab is the mnemonic to know the symptoms of these multiple myeloma. So C मतलब कैल्शियम, मतलब कि क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया होगा. R is the renal failure होगा. So renal failure बेसिकली क्यों होगा? क्योंकि इसमें बेसिकली इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हुआ है. सो बेसिकली क्या होगा? बेन्स जोन्स प्रोटीन रिलीज होता है. बेन्स जोन्स प्रोटीन ऑफ लाइट चेन है ना. सो लाइट चेन बेसिकली गामा कापा का बेन्स जोन्स प्रोटीन रिलीज होता है एंड वो कहाँ जाएगा? किडनी में जाएगा, किडनी के थ्रू यूरिन में आएगा, है ना. सो किडनी के ट्यूब्यूल्स में क्या करेगा? ये क्लॉग्ड हो जाएंगे. सो जिसकी वजह से क्या होता है? रीनल फेलियर हो जाता है. सो हाइपरकैल्सीमिया, रीनल फेलियर एंड ए इज द अनीमिया होगा, है ना, अनीमिया होगा एंड बी इज द बोन पेन, है ना. सो बेसिकली बोन का डिस्ट्रक्शन करता है ना, एंड किडनी का भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना. सो किडनी फेलियर भी होता है एंड बोन प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है. सो बोन पेन मतलब कि बोन पेन होगा, फ्रैक्चर होने के चांसेस है, ठीक है ना. हाइपरकैल्सीमिया, अनीमिया, है ना. एंड रीनल फेलियर होगा तो क्या होगा? क्रिएटिनिन और यूरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना. सो दिस सिंपल स्मॉल पॉइंट्स याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा. अब हम आते हैं ऑप्शन पे. द प्रेजेंस ऑफ बेन्स जोन्स प्रोटीन इन द यूरिन, यस इट इज फाउंड इन मल्टीपल माइलोमा, ठीक है. ए भी तो हो सकता है, बी बढ़ते हैं. अ डिक्रीज्ड सीरम प्रोटीन लेवल, नो. सीरम प्रोटीन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स है. तो सीरम प्रोटीन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो सीरम प्रोटीन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया, प्रोटीन, कैल्शियम सब क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना. सो ये गलत हो गया. अ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ सीरम क्रिएटिनिन बिल्कुल गलत, अभी मैंने बताया. रीनल फेलियर है तो ऑफकोर्स मतलब कि क्योंकि जो बेन्स जोन
प्रोटीन है वो जाके ट्यूब्यूल्स में क्लॉग्ड हो गया है, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाता है। क्यों? बिकॉज यूरिया क्रिएटिनिन सब कुछ इंक्रीज हो जाता है, तो ये डिक्रीज नहीं होता है। लो कैल्शियम लेवल अगेन गलत, हाइपर कैल्सीमिया होगा। सो आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ बेंस जोन्स प्रोटीन इन द यूरिन। क्यों? क्योंकि मल्टीपल माइलोमा में हो रहा है, देयर इज मैलिग्नेंसी ऑफ प्लाज्मा सेल्स, सो देयर इज एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स और एंटीबॉडीज, और यू कैन से प्रोटीन बहुत ज्यादा हो रहा है। सो बेंस जोन्स प्रोटीन जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर आएगा, एंड दिस क्रैब फीचर्स देखने को मिलेगा, दैट इज हाइपरकैल्सीमिया, रीनल फेलियर, ए इज अनीमिया एंड बी इज द बोन पेन। सो फ्रैक्चर होने के भी चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है ना। सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू नो रिगार्डिंग मल्टीपल माइलोमा, राइट। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज नर्स कैली रिटर्न्स टू हर पेशेंट्स रूम टू फाइंड दैट मिस थॉमसन, ठीक है। A 34-year-old woman has been reading her chart and is concerned about the term dysplasia. Very important, dysplasia. Noted in her abnormal PAP test results. So PAP smear हुआ था and PAP smear की रिपोर्ट में आया है dysplasia, है ना। So she is concerned about that term. See, dysplasia क्या होता है? Miss Thompson asked Nurse Kelly to explain what dysplasia means. How should Nurse Kelly respond? An increase in the number of normal cells arranged in a typical pattern within a tissue or organ. So मतलब कि जस्ट नंबर में इंक्रीज हो जाना, जस्ट नंबर में इंक्रीज हो जाना, एंड बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से ऑर्गन क्या हो जाएगा? इनलार्जमेंट हो जाएगा, टिश्यू इनलार्जमेंट हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, है ना। सो ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गन इनलार्जमेंट हो जाता है ना। सुना ना आपने कार्डियक इनलार्जमेंट, सो इनलार्जमेंट हो जाता है। सो दैट इज नॉट द कैंसरस या मैलिग्नेंसी या बिनाइन, ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज द समथिंग नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गया, सो दैट इज हाइपरप्लेसिया। सो ये तो गलत हो गया, मतलब ये डिस्प्लेसिया टर्म डिफाइन नहीं करता है। अ चेंज इन द साइज, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज की लाइक द पैटर्न ऑफ द सेल, डिफरेंशिएटेड सेल, सो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसिया। सो पैप स्मीयर हुआ है एंड पैप स्मीयर में बता रहा है डिस्प्लेसिया, मतलब कि जो वहां पे सर्वाइकल के जो सेल्स है, जो टिश्यूज है, वहां पे जो एबनॉर्मल साइज, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट इंडिकेट कि हाँ बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी भी हो सकता है। सो फर्दर टेस्ट होगा, पैप स्मीयर जस्ट हुआ है फॉर स्क्रीनिंग, फर्दर टेस्ट करने की जरूरत है ना, मतलब समथिंग इज एबनॉर्मल हो रहा है। सो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसिया। सो डिस्प्लेसिया मतलब कि सब कुछ डिस्टॉर्टेड होगा, साइज, शेप, ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसिया। ओके, सो आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है? द रिप्लेसमेंट ऑफ वन फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल टाइप बाय अनदर दैट इज नॉट नॉर्मली फाउंड in that tissue, so that is known as metaplasia. So metaplasia में क्या होता है कि there is like एक मैच्योर सेल से रिप्लेस हो जाना किसी अदर सेल से, जैसे कि जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं उसमें जो स्क्वेमस सेल इज रिप्लेस बाय द अनदर सेल, सो दैट इज नोन एज मेटाप्लेसिया। मेटा मतलब कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना with another cell, so that is metaplasia, ठीक है ना। The presence of completely undifferentiated tumor cells that don't resemble the cells of the original tissue, and that is known as anaplasia. Anaplasia, and it indicate कि हाँ कैंसरस हो सकता है ना। Anaplasia will indicate the cancerous cell, है ना। So the presence of completely undifferentiated tumor cells that don't resemble the cells of the original tissue, and that is known as anaplasia. So dysplasia, एनाप्लेसिया, मेटाप्लेसिया एंड दैट इज हाइपरप्लेसिया। सो ये चारों टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, that is nurse Olivia is providing post operative care instruction to Mr. James who has recently undergone a laryngectomy for laryngeal cancer. Of course laryngeal cancer होता है तो laryngectomy procedure होता है ना, larynx को ही remove करना पड़ता है। As part of the teaching, nurse Olivia explains how to properly care for his neck stoma, है ना। So laryngectomy होता है, फिर यहाँ पे स्टोमा क्रिएट कर देते हैं टू bypass। अब जो पर्सन है वो नोज से या माउथ से इनहेल नहीं करेगा, जो ब्रीदिंग नहीं करेगा, बेसिकली यहाँ पे स्टोमक क्रिएट होता है एंड उसके थ्रू बेसिकली जो ब्रीदिंग होता है, ठीक है ना। सो काइंड ऑफ स्टोमा यहाँ पे होता है। Which of the following instructions should she emphasize? तो कौन से इंस्ट्रक्शन पे वो emphasize करेगी? Use sterile cotton swab to clean around the stoma daily, and अपने कभी अगर ट्रिकियोस्टोमी केयर किया होगा तो देखा होगा काइंड ऑफ दैट स्टोमा होता है। सो
क्या उसको स्टेराइल कॉटन स्वैप से डेली क्लीन करना है? तो यस, इट कैन बी डन। स्टेराइल कॉटन या फिर क्लीन कॉटन दोनों ही यूज कर सकते हैं, बट यस इसको डेली हमें क्लीन करना है ना, तो ये हो सकता है। चलो हम करते हैं, आगे पढ़ते हैं। कवर द स्टोमा विथ अ टाइट बैंडेज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डस्ट, बिल्कुल गलत। यस इट शुड बी कवर, बट कवर आता है उससे हमें प्रॉपर कवर करना है, बट इट शुड नॉट बी कवर विद अ टाइट बैंडेज, क्योंकि टाइट बैंडेज अगर आपने उसको कवर किया तो ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड होगा, तो वो स्टोमा मतलब गैंग्रीन हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। सो टाइट बैंडेज इज नॉट अलाउड, बट येस इट शुड बी कवर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डस्ट, एनीथिंग, डस्ट हो गया, मॉस्किटोज हो गया, एनी फॉरेन पार्टिकल्स हो गया, उसको अंदर जाने से प्रिवेंट करने के लिए इट शुड बी कवर्ड बट नॉट विद द टाइट बैंडेज। सो ये हमारा गलत हो गया। सी इज द अप्लाई पेट्रोलियम जेली अराउंड द स्टोमा टू कीप द स्किन मॉइस्चराइज्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो बेसिकली अगर हमने वहां पे स्टोमा पे अगर पेट्रोलियम जेली लगाओगे तो क्या होगा, वो ऐसे मॉइस्चर ट्रैप कर देगा। मॉइस्चर ट्रैप करेगा तो ऑफकोर्स देयर इज द चांस ऑफ इंक्रीजिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ, है ना, सो इन्फेक्शन हो सकता है। सो स्टोमा साइड शुड बी क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए ना, क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, है ना, क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। सो बहुत तो बहुत आप लाइक वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो लगा सकते हो, सो दैट वो मॉइस्चराइजर वहां पे ट्रैप ना करे, बट इट्स नॉट लाइक कि आप पेट्रोलियम जेली लगाओगे, बिकॉज इट ट्रैप द मॉइस्चराइजर एंड वो एक बैक्टीरियल ग्रोथ का सोर्स बन जाएगा। एंड स्टोमा साइड शुड बी क्लीन एंड ड्राई, सो ये भी गलत हो गया। अवॉइड गेटिंग वाटर इनटू द स्टोमा व्हाइल शावरिंग, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप शावर ले रहे हो, बाथ ले रहे हो, सो यू हैव टू कवर दिस प्रॉपरली, यू हैव टू अप्लाई द टॉवल एटसेट्रा, सो दैट कुछ भी वाटर बिल्कुल अंदर ना जाए, क्योंकि वाटर अगर यहाँ पे गए तो क्या होगा, दिस वाटर गोज इनटू द ट्रैकिया एंड पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकता है। सो पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकता है ना, चॉकिंग हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ना, सो यू हैव टू एम्फेसाइज ऑन डी। सो ए भी करेक्ट है। ए में लाइक स्टेराइल कॉटन इज नॉट मोर अप्रोप्रिएट, क्लीन कॉटन भी यूज कर सकते हैं, सो स्टेराइल एंड क्लीन बोथ आर राइट। एंड ए भी इंपॉर्टेंट है, डी भी इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन मैटर करता है, इसलिए आई ऑलवेज एम्फेसाइज कि प्लीज प्रैक्टिस एमसीक्यू, प्रैक्टिस एमसीक्यू। आपने चीजें तो पढ़ी है, बट एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। एमसीक्यू में उन्होंने क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड शी एम्फेसाइज, किस पे आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सो दैट इज डी इज द मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वाटर गया इनटू द स्टोमा तो पेशेंट को एस्पिरेशन निमोनिया भी हो सकता है, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू एजुकेट योर पेशेंट रिगार्डिंग डी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बाकी मैंने जो भी चीजें बताया, क्लीन एंड ड्राई रखना है ना, और उसको स्टेराइल या फिर क्लीन कॉटन से डेली उसको क्लीन तो करना है उस साइड को, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट डी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Coming to fourth question, that is nurse Emily is educating a group of women with an average age of 48 on the importance of early breast cancer detection based on American Cancer Society guidelines. Okay, nurse Emily should recommend that the women schedule a mammogram annually. So देखो बेसिकली जो हमारी न्यू गाइडलाइंस है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर सोसाइटी गाइडलाइंस, तो उसमें बेसिकली उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि दिस बेसिकली टू ग्रुप्स है, एक हमारा है 45 से 54 इयर्स के ग्रुप के लोग हो गए, एक हमारे 55 से अबव इयर्स के ग्रुप हो गए, एक हमारे हाई रिस्क ग्रुप हो गए, है ना, हाई रिस्क ग्रुप हो गए। सो 45 टू 54 इयर्स वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, एनुअली क्या कराना है, मेमोग्राफी कराना है, मेमोग्राम कराना है, दैट इज समथिंग द स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट द अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, है ना। सो एनुअली मेमोग्राफी करवानी है, एनुअली मेमोग्राफी या मेमोग्राम जो भी बोल लो, सो एनुअली मेमोग्राम कराना है 45 टू 54 इयर्स। एंड वन मोर एडिशनल पॉइंट यू हैव टू ऐड दिस इन दिस दैट कि अगर कोई वुमेन है 40 इयर्स, सो इट्स देयर ऑप्शनल, अगर वो चाहती है कि मैं अभी से करवाऊं, सो 40 इयर्स वाले लोग भी करवा सकते हैं, बट इट इज ऑप्शनल, है ना, इट इज ऑप्शनल, है ना, बट 45 टू 54 इयर्स वाले मस्ट है, ठीक है ना। आफ्टर 55 इयर्स के बाद क्या है, दैट इज कि 2 इयर्स पे, एवरी 2 इयर्स पे क्या करवाना है, मेमोग्राफी करवानी है। एंड हाई रिस्क ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है फॉर ब्रेस्ट कैंसर, वो हो गया, है ना, सो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो गया फर्स्ट जनरेशन। एंड दूसरा की अगर BRCA BRCA1 BRCA2 जीन म्यूटेशन है,
सो वो वाले पर्सन आ गए। एंड थर्ड ग्रुप वाले वो होते हैं जिसमें रेडिएशन एक्सपोजर होता है बिफोर 30 ईयर्स। सो बिफोर 30 ईयर्स अगर रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है, सो दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द हाई रिस्क पर्सन। सो हाई रिस्क में क्या है कि 30 ईयर्स से स्टार्ट करना है, 30 ईयर्स से स्टार्ट करना है। एंड इसमें क्या स्टार्ट करना है, मेमोग्राफी प्लस एमआरआई, एमआरआई ऑफ ब्रेस्ट, ये दोनों करवाना है कब, एनुअली, हर साल, हर साल। सो मेमोग्राफी प्लस एमआरआई ऑफ ब्रेस्ट एनुअली कराना है। सो 3 ग्रुप में समझ में आ गया आपको, 45 टू 54, 55 एंड हाई रिस्क। हाई रिस्क में हमारा एमआरआई प्लस मेमोग्राफी दोनों होगा एनुअली। 55 में एवरी 2 ईयर पे मेमोग्राफी करवाना है, एंड 45 टू 54 वाले में एनुअली कराना है मेमोग्राफी, ठीक है। एंड जो हमारा अकॉर्डिंग टू जो हमारा न्यू गाइडलाइंस आया, दैट इज अमेरिकन कैंसर सोसाइटी गाइडलाइन, उसमें क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या फिर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज नॉट इंक्लूडेड। इट इज समथिंग कि ये मोर्टेलिटी डिक्रीज नहीं करती है, ये अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है, डिटेक्शन में मेमोग्राफी ही आएगा। बट यस, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है फॉर सेल्फ अवेयरनेस के लिए। सो ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम में ये इंक्लूडेड है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन में या फिर स्क्रीनिंग डिटेक्शन में, ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। सो शेड्यूल अ मेमोग्राम एनुअली, यस, क्योंकि 48 इयर्स वुमेन है तो एनुअली मेमोग्राम कराना है। आगे पढ़ लेते हैं। हैव अ फिजिशियन कंडक्ट अ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एवरी 2 ईयर्स, ये भी गलत हो गया, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी गाइडलाइंस, ठीक है ना। परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एनुअली, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है ना। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इवन एवरी मंथली ही करना चाहिए फॉर अवेयरनेस के लिए, बट इट इज नॉट एनुअली नहीं होना चाहिए। एंड इट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन की आपको लाइक अर्ली कैंसर डिटेक्ट में हेल्प करेगा। undergo a hormonal receptor assay each year, so hormonal receptor assay it is not included in the early cancer detection या फिर कैंसर स्क्रीनिंग में इंक्लूडेड नहीं है। हार्मोनल रिसेप्टर ऐसे जो है, अगर एमआरआई, अगर क्या बोलते हैं मेमोग्राफी अगर पॉजिटिव आता है तो एज अ डायग्नोसिस, टू कंफर्म द डायग्नोसिस और फॉर लाइक क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट पर्पस के लिए हार्मोनल रिसेप्टर ऐसे चेक किया जाता है। सो इट इज ऑल्सो नॉट कि ईयरली या फिर बाई एनुअली कुछ भी करना है, इट इज आफ्टर डिटेक्शन, है ना, आफ्टर लाइक मेमोग्राफी हो गया, वो सब पॉजिटिव आने के बाद इसको करते हैं। सो एज अ ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, एज अ डायग्नोसिस पर्पस के लिए इसको करते हैं। सो ये भी गलत हो गया। सो आंसर क्या है, ए आंसर इज द करेक्ट। एंड ये तीनों आपको टेबल याद रखना है, ठीक है ना। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज नर्स लिंडा इज एजुकेटिंग अ पेशेंट with advanced breast cancer who has been prescribed tamoxifen, ठीक है ना। during the session she stresses the importance of promptly reporting, very important, क्या बोला, promptly reporting any specific adverse reaction to the medication, which adverse effect should the patient be instructed to report immediately, very very important. So you know tamoxifen, tamoxifen क्या है, it is SERM, मतलब कि it is selective estrogen receptor modulator, right? So it is selective estrogen receptor modulator, है ना। so it is selective estrogen receptor modulator है। and ये इसका जो साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, साइड इफेक्ट की बात करें, सो एक हमारा ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी में जैसे कि रेटिनल चेंजेस हो गया, कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो गया, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया, सो दिस ऑल विल लीड टू विजन लॉस, है ना, विजन लॉस हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है ना। सो एक हमारा ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी हो गया। सेकेंड हमारा हो गया कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सो पेशेंट में लाइक लेग स्वेलिंग होगा, लेग पेन होगा, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, टैकीकार्डिया, है ना। सो ये डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग दैट इंडिकेट एंडोमेट्रियल कैंसर, है ना, सारे पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है ना। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग दैट इंडिकेट द एंडोमेट्रियल कैंसर, या फिर अगर स्ट्रोक के सिम्टम्स हो रहे हैं, स्ट्रोक के सिम्टम्स आपको लग रहा है, स्ट्रोक के सिम्टम्स लग रहा है, दैट इज बी फास्ट, यू नो बी फास्ट, है ना। बी फास्ट दैट इज बैलेंस पे प्रॉब्लम, आई मतलब विजन में प्रॉब्लम, फास्ट फेशियल में प्रॉब्लम लाइक देयर इज ड्रूपिंग, है ना, एसिमेट्री इन द फेशियल, आर्म वीकनेस, स्लरिंग ऑफ स्पीच, है ना। सो दैट इज बी फास्ट। सो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स होता है, दैट इज समथिंग द मतलब कि यू हैव टू रिपोर्ट इमीडिएटली। सो अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम्स होता है तो क्या करना है, ड्रग को स्टॉप करना है एंड रिपोर्ट इमीडिएटली, report immediately. So this is something the most serious side effect, है ना, immediately you have to report. उसके अलावा कुछ लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया हो गया, फटीग हो गया, हेडेक हो गया, so that these all are the simple kind of side effect जो कि होना ही होना है, तो इसके लिए आप ड्रग को स्टॉप नहीं कर सकते हो, है ना। So which adverse effect should the patient be instructed to report immediately?
persistent headache, so persistent headache again headache हो सकता है, persistent headache is not like कि persistently headache होगा, but because of anemia weakness उसकी वजह से headache हो सकता है. so इसके लिए आपको immediately report करने की जरूरत नहीं है. loss of hearing, so ये side effect होता नहीं है इसका tamoxifen का, so ये भी गलत हो गया. loss of appetite again nausea, vomiting, anorexia, these all are the common side effect जो कि होगा ही होगा. so इसके लिए भी आपको immediately report करने की जरूरत नहीं है. but changes in the vision is something the इमरजेंसी साइड इफेक्ट, तो वो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है. तो आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर. एंड इंक्लूडिंग द चेंजेस इन विजन, अगर उसको डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसका सिम्टम्स बेसिकली पता होना चाहिए, लेकिन लेग पेन, स्वेलिंग, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो गया, स्ट्रोक सिम्टम्स हो गया, अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम्स होता है तो यू हैव टू स्टॉप द ड्रग एंड रिपोर्ट इमीडिएटली, राइट. Coming to the next question, that is nurse Tom is caring for a patient undergoing chemotherapy. ठीक है ना? So chemotherapy, who has developed stomatitis due to decreased nutrition and immunosuppression. The patient's care plan include intervention to manage the pain associated with stomatitis. Which nursing intervention is most effective for reducing this pain? एंड एज यू नो कीमोथेरेपी बेसिकली जो सेल बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ हो रहा है उसको सप्रेस करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, है ना, सिस्टमिक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है. तो अगर मैं बात करूं सिस्टमिक साइड इफेक्ट, तो जैसे कि बोन मैरो को सप्रेस करता है ना, बोन मैरो को सप्रेस करता है. सो जिसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया होगा. तो पेशेंट लाइक ऐसे वीकनेस, पैलर, फटीग, टायर्डनेस ऐसा फील होगा पेशेंट को. उसके अलावा न्यूट्रोपिनिया भी करेगा, है ना, न्यूट्रोपिनिया करेगा तो जिसकी वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना. उसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करता है, सो ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो ब्लीडिंग के चांसेस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना. सो बोन मैरो सप्रेशन. जीआईटी में क्या होगा? नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है ना, द वेरी इंपॉर्टेंट म्यूकोसाइटिस, स्टोमाटाइटिस. तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है ना. इंटीगुमेंट्री सिस्टम की बात करूं तो लाइक स्किन जो है वो ड्राई होगा, स्किन ड्राई हो गया, ठीक है. उसके अलावा एलोपेसिया, ठीक है. सो ये सारे सिम्टम्स, साइड इफेक्ट्स जो है ऑफ कीमोथेरेपी का देखने को मिलते हैं, है ना. सो उन्होंने बोला है कि पेशेंट को स्टोमाटाइटिस है, सो स्टोमाटाइटिस है तो उसको क्या इंटरवेंशन देंगे स्टोमाटाइटिस को लिए? तो देखो स्टोमाटाइटिस होता है ना, तो हमें पेशेंट को लाइक हमें ऐसे ब्लेंड फूड बोलना होता है कि ब्लेंड फूड खाओ, क्योंकि पूरा ओरल म्यूकोजा जो है पूरा अल्सरेटेड हो रखा है ना. सो हमें पेशेंट को बोलना है कि लाइक ब्लेंड फूड लो, लिक्विड फूड लो, क्या बोलते हैं, ज्यादा स्पाइसी, हॉट हो गया, क्या बोलते हैं, अल्कोहल बेवरेजेस हो गया, वो सब हमें अवॉइड करने होते हैं, है ना. सो उन्होंने बोला है इनकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक सिट्रस जूसेस टू प्रमोट हीलिंग. बिल्कुल गलत. सिट्रस जूसेस लेगा और ज्यादा इरिटेट करेगा ओरल म्यूकोजा का, तो हीलिंग क्या और ज्यादा वर्स हो जाएगा, है ना. सो बिल्कुल गलत है. प्रोवाइड द पेशेंट टू हॉट टी टू सूद द माउथ. बिल्कुल गलत. आप खुद सोचो कि आपके मुंह में पूरा अल्सर है, मतलब यू कैन इमेजिन इवन कि आपके मुंह में पूरा अल्सर है ना, आपने एकदम हॉट टी लिया तो वो और सूद करेगा या और ज्यादा अल्सर हो जाएगा. सो बिल्कुल गलत हो गया. एडवाइज द पेशेंट टू रिंस देयर माउथ विद अ सलाइन सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर द मील. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमें जिस पेशेंट को स्टोमाटाइटिस या फिर म्यूकोसाइटिस होता है उसको हमें एजुकेट करना है कि यू हैव टू रिंस योर माउथ with saline or bicarbonate solution before the meal and after the meal, ठीक है ना. so that is important. इसकी वजह से क्या होगा? it soothe, मतलब एक रिलैक्सिंग देगा और हीलिंग में भी हेल्प करेगा ये, है ना, एंड पेन को भी डिक्रीज करेगा. सजेस्ट द यूज ऑफ सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश फॉर ओरल हाइजीन. तो यस, ये भी हम सजेस्ट करेंगे. बट क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था उन्होंने विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग दिस पेन, है ना. सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश हम बोलेंगे पेशेंट को लेने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा म्यूकोसाइटिस हो रखा है, स्टोमाटाइटिस हो रखा है, सो फर्दर और ज्यादा डैमेज ना हो तो सॉफ्ट ब्रश यूज करना है ना. बट ये जो सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश जो है that will not decrease the pain. पेन को डिक्रीज नहीं करेगा. पेन को कौन डिक्रीज करेगा? पेन को डिक्रीज करेगा rinse their mouth with a saline और bicarbonate solution before and after meal. इससे क्या होगा? पेन थोड़ा रिलीव मिलेगा पेशेंट को. तो आंसर क्या होगा? सी होगा. देखो सी भी करेक्ट था, डी भी करेक्ट था, बट क्वेश्चन में ट्विस्ट था. क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था रिड्यूसिंग दिस पेन. सो पेन कौन रिड्यूस करेगा? सी ऑप्शन, पेन रिड्यूस करेगा, ठीक है. सो इस तरीके से बेसिकली आपको एक एक छोटा छोटा वर्ड आपको एग्जाम में नोटिस करना है. सो मतलब कि
अगर मैं बात बोलूँ तो एग्जाम में यू हैव टू फोकस 100%। आपको सारा दुनिया का मोह माया जो भी है, घर का मोह माया, दुनिया का मोह माया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ छोड़ के आपको प्रॉपरली एग्जाम में फोकस्ड होना है, ठीक है ना, सो दैट एक एक वर्ड पे आपका माइंड जाए, ठीक है। कमिंग टू 7th क्वेश्चन, दैट इज नर्स जूलिया इज teaching a guest patient group of patient who how to assess their skin for possible sign of skin cancer using the ABCD method. In this method what does the A stand for? So देखो जो स्किन कैंसर होता है ना, जिस that is known as melanoma है ना, so इसमें बेसिकली हम A B C D एंड इनफैक्ट ई मेथड यूज करते हैं। ए में क्या आता है? ए में आता है एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब है कि जो मेलानोमा है, जो फॉर्म हुआ है, उसको हम 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं एंड दिस 2 हाफ्स लाइक दोनों अनइक्वल होते हैं, सो दैट इज एसिमेट्री। बी इज द बॉर्डर। बॉर्डर में मतलब कि इरेगुलर बॉर्डर होगा, नॉच बॉर्डर होगा, सो वो हम असेस करते हैं। एंड सी इज द कलर वेरिएशन। कलर वेरिएशन, सो ये जो मेलेनोमा है ना, उसमें कलर वेरिएशन रहेगा, लाइक ब्लू, ब्लैक, पर्पल, रेड, है ना, सो कलर वेरिएशन रहेगा। एंड डी इज द डायमीटर। इफ द डायमीटर इज मोर देन 6 mm एंड ई इज द इवॉल्विंग मतलब कि चेंजिंग ऑफ द लाइक साइज, कलर, शेप, द सिम्टम्स है ना, ईचिंग एंड ऑल, सो दैट इज इवॉल्विंग होगा। सो दिस इंडिकेट कि यहाँ पे मेलानोमा है, स्किन कैंसरस हो सकता है। सो ABCDE टूल इज यूजिंग इन मेलानोमा इन द स्किन कैंसर, ठीक है ना। सो ये ABCDE मेथड आपको याद करना है। सो ए स्टैंड फॉर असेसमेंट, एक्टाइनिक, अर्कस और एसिमेट्री, सो इट इंडिकेट एसिमेट्री, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नर्स सारा इज केयरिंग फॉर अ मेल पेशेंट हु इज इन आइसोलेशन आफ्टर रिसीविंग अ इंटरनल रेडियोएक्टिव इम्प्लांट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। सो यू नो इंटरनल रेडियोएक्टिव इम्प्लांट को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी एंड जो एक्सटर्नली रेडिएशन का जो सोर्स होता है उसको बोलते हैं टेलीथेरेपी। सो टेलीथेरेपी मतलब टेलीस्कोप से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ऐसे याद करना है। ब्रैकी मतलब समथिंग अंदर से जा रहा है ना, सो अंदर इम्प्लांट करते हैं, दैट इज ब्रैकीथेरेपी। सो 2 hours into her shift she discovered that the implant has fallen into the bed linens, है ना। सो जो इम्प्लांट जो अंदर था वो क्या हो गया है? बाहर आ गया है। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन नर्स सारा शुड टेक? दिस इज समथिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि जब भी अगर रेडियो एक्टिव इम्प्लांट दैट इज द ब्रैकीथेरेपी वो अंदर इम्प्लांटेड है एंड अगर वो एक्सीडेंटली वो बाहर आ गया तो क्या करना है? दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इन दैट केस अगर वो इम्प्लांट बाहर आता है तो सबसे पहले जिस पेशेंट को लगा है उसको बोलना है कि यू कीप लाइक स्ट्रेट लेटे रहो, आपको ज्यादा लाइक ऐसे एक्टिव नहीं होना, स्ट्रेट लेटे रहो। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको क्या करना है? यू हैव टू जो भी प्लांट आया है बाहर उसको फोर्सेप्स से उठाना है एंड जो भी लीड्स होती है, रेडियो एक्टिव जो लीड होती है उसके अंदर डालना है एंड देन यू हैव टू इन्फॉर्म देयर फिजिशियन, है ना। सो ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सो उन्होंने क्या बोला? एग्जिट द रूम इमीडिएटली, नोटिफाई द रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट। बिल्कुल गलत। पहले उस जो रेडिएशन बाहर आया उसको हमें अंदर डालना है, लिड के अंदर, देन इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। मूव एज फार अवे फ्रॉम द इम्प्लांट एज पॉसिबल एंड कॉल फॉर असिस्टेंस, ये भी बिल्कुल गलत है। यूज लॉन्ग हैंडल्ड forceps to pick up the implant and place it in a lead lined container, बिल्कुल absolutely correct. Attempt to reposition the implant using forceps and a protective shield, then call for help, ये भी बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा reposition नहीं करना है। You have to just pick up this implant, put in the container and then inform to their physician, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस स्टेप। सो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट स्टेप, ठीक है। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, दैट इज नर्स क्लारा इज एडमिनिस्ट्रिंग द हाइड्रोक्सी यूरिया टू मिस एंडरसन। ओके, अ 35-year-old पेशेंट डायग्नोस्ड विद ओवेरियन कैंसर, ठीक है ना। सो ओवेरियन कैंसर हुआ है एंड उसके लिए उसको हाइड्रोक्सी यूरिया दिया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग द ड्रग्स मैकेनिज्म of action is crucial for providing the patient education and care. Exactly. Antimetabolites like hydroxyurea interfere with. So हाइड्रोक्सीयूरिया क्या है? एंटी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स आर यूजफुल। तो मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं? इट हेल्प इन डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस में, ठीक है ना। सो एंटी मेटाबोलाइट मतलब कि जो डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा तो ऑफ कोर्स सेल का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, सेल फॉर्म नहीं हो पाएगा। सो एंटी मेटाबोलाइट्स हाइड्रोक्सीयूरिया क्या है? एंटी मेटाबोलाइट्स है, मतलब कि डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। बट
उन्होंने पूछा है कि नॉर्मल सेल्यूलर फंक्शन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, मतलब कौन से फेज पे करते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन और माइटोसिस स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द एम फेज ऑफ द साइकिल. सो नॉर्मल सेल्यूलर फंक्शन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. जो एंटी मेटाबोलाइट्स है ना, एंटी मेटाबोलाइट्स जो है लाइक हाइड्रोक्सी यूरिया, वो बेसिकली क्या करते हैं? दे नॉर्मल सेल्यूलर फंक्शन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल को इनहिबिट करते हैं एंड फर्दर डीएनए जो डीएनए फॉर्मेशन में इनहिबिट करते हैं, है ना, एंड इट इज नोन एज एंटी मेटाबोलाइट्स. एंटी मेटाबोलाइट्स एस फेज पर एक्ट करते हैं ना. सो एंटी मेटाबोलाइट्स कौन से फेज पे एक्ट करता है? एस फेज पे एक्ट करता है. इस ड्रग के क्या क्या एग्जांपल है? सल्फोनामाइड हो गया, मिथोट्रेक्सेट हो गया, हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया. सो ये सारे ड्रग्स क्या है? एंटी मेटाबोलाइट्स. कुछ हमारे हैं माइटोटिक इनहिबिटर्स. माइटोटिक इनहिबिटर्स द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन और माइटोसिस स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द एम फेज ऑफ द सेल साइकिल. सो ड्यूरिंग माइटोसिस फेज पे जो इनहिबिट करता है उसको हम बोलते हैं माइटोटिक इनहिबिटर. इस ड्रग में सारे प्लांट वाले आते हैं, जैसे कि विनक्रिस्टिन हो गया, विनब्लास्टिन हो गया. सो ये सारे जो ड्रग्स है वो माइटोटिक इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है ना. कुछ हमारे होते हैं द वन और मोर स्टेजेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस. सो वन और मोर स्टेजेस ऑफ डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस और बोथ, है ना. इट मींस इट इज सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक. ये स्पेसिफिक नहीं होता कि माइटोसिस पे या फिर एस फेज पे एक्ट करेगा. इट इज सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एंड इट इज एंटी ट्यूमर. एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, है ना. एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स आर द सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक. एंड इसका जो एग्जांपल है दैट इज एक्टिनोमाइसिन डी, डॉक्सरयूबिसिन, ब्लियोमाइसिन, प्लियोमाइसिन. सारे सिन वाले हमारे कहाँ आते हैं? एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स में आते हैं. एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स में आते हैं, ठीक है. एक चीज आपको याद रखना, डॉक्सोर्यूबिसिन. सो डॉक्सोर्यूबिसिन क्या करता है? इट इज कार्डियोटॉक्सिसिटी. इट इज कार्डियोटॉक्सिसिटी. सो डॉक्सोर्यूबिसिन इट इज हार्ट. सो ये क्या करेगा? कार्डियोटॉक्सिसिटी है. ब्लियोमाइसिन क्या है? ब्लियोमाइसिन इज ब्लू, एयर है ना, ब्लू कर रहे, एयर कर रहे. सो मतलब इट विल लीड टू पल्मोनरी फाइब्रोसिस. सो ये दो चीजें आपको याद रखना है. एंड फोर्थ क्या है? द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड द केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल्स. सो मींस again it is cell cycle non-specific and it is known as alkylating agent. So alkylating agent again क्या है? इट इज सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है. ये बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड द केमिकल बॉन्ड बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल पे एक्ट करता है. सो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है. सो अल्कलाइटिंग एजेंट में हमारे लिए बुसल्फन हो गया, साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, नाइट्रोज यूरियोज हो गया, सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना. साइक्लोफॉस्फामाइड यू नो इट विल लीड टू हेमरेजिक सिस्टाइटिस. बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस करता है. सो दैट्स व्हाई पहले हम मेसना देते हैं पेशेंट को, है ना. सो ये चीज आपको पता होना चाहिए. सो ये हमारे कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स थे, एंटी मेटाबोलाइट्स, माइटोटिक इनहिबिटर्स, अल्कलाइटिंग एजेंट्स एंड एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर. हाइड्रोक्सी यूरिया बेसिकली जो एंटी मेटाबोलाइट्स है वो बेसिकली एस फेज पे एक्ट करता है ना, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. कमिंग टू द 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द नर्स जेनी इज प्रिपेयरिंग अ फीमेल पेशेंट फॉर एन एमआरआई, एंड आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए, टू असेस अ पॉसिबल स्पाइनल कॉर्ड लीजन. शी एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर एंड ensures the patient is aware of any potential risk during the scan. Which of the following would pose a safety risk? Which pose a safety risk to the patient during the MRI? Very very important. So the patient remains still. Yes, it is important कि जब patient का MRI हो, patient should be still. patient का हिलेगा डुलेगा तो MRI proper scan नहीं हो पाता है. But it is not something कि safety risk. patient को safety से इससे लेना देना नहीं है. पेशेंट अगर स्टिल रहेगा, अच्छे से रहेगा तो स्कैन प्रॉपरली हो जाएगा, है ना. सो ये गलत हो गया. द पेशेंट इज वेयरिंग अ वॉच एंड वेडिंग बैंड. सो देखो, जब भी पेशेंट का एमआरआई होता है सो नो मेटल अलाउ. कोई भी मेटल नहीं. पेसमेकर अगर लगा हो, पेसमेकर नहीं होना चाहिए. कुछ भी मेटल वगैरह की चीजें है ना, पिन एंड ऑल जो भी चीजें है वो सब कुछ हमें पेशेंट से निकलवाने होते हैं ना. सो पेशेंट ने वियरिंग वॉच पहन रखा है एंड वेडिंग बैंड ले रखा है. सो हो सकता है कि उसमें मेटेलिक कंपोनेंट्स हो एंड वो क्या होगा, क्योंकि एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उससे पेशेंट को हार्म हो सकता है, पेशेंट को बर्न हो सकता है, पेशेंट को हर्ट हो सकता है. सो ये पेशेंट अगर ये वियर कर रखा है तो यहाँ पे सेफ्टी रिस्क पेशेंट का है. सो ये
आंसर सही हो सकता है। सी क्या बोला, द पेशेंट हियर थम्पिंग नॉइजेस, यस ड्यूरिंग एमआरआई बहुत गंदी गंदी आवाज आती है कान में, अगर किसी कोई विटनेस होगा उसको पता होगा। सो अगेन ये एक सेफ्टी रिस्क नहीं है कि इससे पेशेंट का सेफ्टी से लेने देने नहीं है, वो नॉइज तो आना ही आना है। सो ये भी गलत हो गया। द पेशेंट आस्क क्वेश्चन, सो दैट्स अ नॉर्मल थिंग, पेशेंट शुड आस्क द क्वेश्चन, इट्स द राइट ऑफ द पेशेंट, है ना। सो इट मीन्स कि पेशेंट अवेयर है, सेल्फ अवेयर है, इसमें भी पेशेंट का सेफ्टी रिस्क हैम्पर्ड नहीं कर रहा है। सो would pose a safety risk to the patient during the MRI, that is the answer is B। अगर पेशेंट ने वॉच, वेडिंग बैंड, एनी मेटेलिक कंपोनेंट ले रखा है तो हमें वो पहले निकलवाने होते हैं, देन एमआरआई करवाने होते हैं। इसलिए बिफोर एमआरआई ये सारी चीजें प्रॉपर चेक किया जाता है कि आपने ये तो नहीं पहन रखा, वो पूरा प्रॉपर मार्किंग होती है कि हाँ ये सब नहीं पहन रखा है, देन एमआरआई करवाते हैं पेशेंट का, ठीक है ना। सो दैट इज द आंसर इज करेक्ट बी, ठीक है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगेन ऑन्को से ही हमारा होगा। सो मैंने बोला ना 7 to 8 वीडियोस आएगी, दैट इज बेस्ड ऑन ऑन्कोलॉजी। तो अगर आपने ऑन्कोलॉजी नहीं पढ़ रखा है तो ऑफ कोर्स आपने ऑन्कोलॉजी नहीं पढ़ रखा तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी नहीं कर रखा होगा। सो दिस इज समथिंग द बेस्ट थिंग कि आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो रहा है, एंड साथ ही साथ आपके जो भी ऑन्कोलॉजी के जो भी डाउट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए फॉर एग्जाम पर्पस, वो भी आपका साथ ही साथ हो जाएगा, ठीक है ना। सो बस लगे रहो, जमे रहो, पढ़ते रहो, हो जाएगा सब कुछ।